पहला सेशन हमारा पॉलिटिकल रहने वाला है। हाथरस के सांसद अनूप प्रधान जी के साथ। अनूप प्रधान जी मंच पर आइए। जोरदार तालियों के साथ हाथरस के सांसद और पूर्व राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश अनूप प्रधान जी का स्वागत करिए। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे अजीत प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड। अजीत जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया पराग। देखिए, हम इंडिया न्यूज मंच इसीलिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आयोजित करते हैं कि उस जिले की खास क्या बात है, उस जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, उस जिले में सड़कों का, व्यापार का क्या स्थिति है। इसलिए आज हम हाथरस में हाथरस का मंच लेकर आए हैं और हाथरस की बात तो करेंगे, उत्तर प्रदेश के देश के मुद्दों पर भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री, हाथरस के सांसद अनूप वाल्मीकि जी मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के मंच पे आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी मैं जनपद हाथरस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं जनपद होने के नाते। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले शुरुआत हाथरस के मुद्दे पर करते हैं, क्योंकि हाथरस का मंच है। हाथरस में मैं देख रहा था कि हाथरस में हींग की खुशबू बहुत है और पूरी दुनिया में हींग हाथरस का जो है फेमस है, लेकिन दाल का बिजनेस यहाँ से जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि उसको वो भी एक मशहूर था और हाथरस का बड़ा बिजनेस था। देखिए, निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं। हाथरस जनपद में मैं समझता हूँ जितने छोटे छोटे उद्योग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में आप कहोगे कि शुरुआत से ही पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप करने का मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन 2012 से 17 के कार्यकाल में सपा की सरकार रही, उससे पहले यहाँ बसपा की सरकार रही है। जिस तरह हमारे व्यापारियों का शोषण होता रहा है पूर्ववर्ती सरकारों में, मैं समझता हूँ कि उसी का परिणाम है कि हाथरस से भी 17 तक लगातार पलायन होता रहा है। लेकिन जैसे ही 2017 में, तो आप ये कह रहे हैं कि पलायन की जिम्मेदार समाजवादी पार्टी सरकार है, या फिर उनका जो माफियाओं के प्रति प्रेम था वो जिम्मेदार है? देखिए, निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पूर्ववर्ती सरकारें, उनका हमेशा माफियाओं के प्रति हमेशा स्नेह और प्यार रहा है, और उसी का परिणाम है कि लगातार यहाँ के जो छोटे छोटे उद्योग करने वाले जो हमारे व्यापारी थे, धीरे धीरे अपने अपने उद्योगों को समाप्त करके और उत्तर प्रदेश से पलायन करना, मैं समझता हूँ तभी से शुरुआत हुई है। हाथरस में एक बड़ी समस्या है जाम की, ओवरब्रिज का दिक्कत है, सड़कें खराब है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे और आप सांसद भी हैं, तो ये एक समस्या से जूझ रही है यहाँ की पब्लिक, तो उसको निजात दिलाने के लिए क्या प्लान है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जितना परिवर्तन वर्ष 2017 के बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि मैं भी यहाँ से बराबर के जिले से मुझे भी विधायक रहने का अवसर मिला है। तो लगातार 2017 से, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, अनेकों क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हमारी सरकारों ने किए हैं। जैसा कि आपने कहा रोड, मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रदेश हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, उसकी उन्नति और तरक्की का रास्ता मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा रोड्स पे डिपेंड करता है। तो हमारे हाथरस जनपद में वैसे तो चारों तरफ से ये NH से घिरा हुआ जनपद है, लेकिन मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में भी हमारा मथुरा से लेकर के जो चलता है, मथुरा, हाथरस और कासगंज और बरेली होता हुआ एक NHAI का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और मेरा भी उस रोड से अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जाना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है और लगभग 2800 करोड़ रुपए की लागत से वो निर्माणाधीन है, और उससे बहुत बड़ा लाभ मैं समझता हूँ हमारे मथुरा, हमारे हाथरस, अलीगढ़ आसपास के जनपदों को उससे होने वाला है। इसके साथ साथ एक प्रस्ताव और यहाँ की जनता द्वारा जो हमारे सामने आया वो हमने रखा था कि अलीगढ़ से लेकर के और आगरा के लिए ये भी महत्वपूर्ण NHAI द्वारा रोड जो प्रस्तावित है, उसकी टेंडर प्रक्रिया वगैरह सारी हो गई है, लैंड एक्विजिशन का कार्य चल रहा है। लगभग 65 किलोमीटर लंबा रास्ता है और 1800 करोड़ रुपए की लागत से वो बनने जा रहा है। मैं समझता हूँ उससे भी इन जनपदों के लोगों को मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फायदा होगा। और अगर मैं अंदर की रोडों की बात करूँ तो अंदर की भी जो रोड है उनको चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कराने का काम हमारी सरकारों ने किया है। अभी बहुत सारे रोड से जो बहुत लंबे समय से नहीं बन रहे थे, लेकिन अभी इसी कार्यकाल में उन पर स्वीकृति हो गई है और उन पर कार्य भी मैं समझ रहा हूँ चल रहा है।
तो निश्चित ही जो यहाँ रोड्स की समस्या थी उसको बहुत हद तक कम करने का काम हमारी सरकारों ने किया है। एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, होली वाला। होली की अनुमति तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने दे दी, होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं दी। देखिए, मैं समझता हूं कि सभी धर्मों के त्योहारों को मनाने की अनुमति देनी चाहिए और मैं समझता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भी होली मनाने की आज़ादी देनी चाहिए, उनको अनुमति देनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं समझता हूं ये न्याय होली संगत है। मनाने की अनुमति तो दे दी, क्योंकि हमने इंडिया न्यूज ने उस खबर को एजेंडे के तौर पर चलाया और अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उन्होंने अनुमति दे दी। लेकिन आप ही की महिला नेत्री हैं रूबी आसिफ खान, उन्होंने कहा कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हर कैंपस में मस्जिद है और वो नमाज पढ़ सकते हैं छात्र, तो हिंदू छात्र क्यों नहीं हर कैंपस में देवी देवताओं की मूर्ति रखकर पूजा कर सकते हैं। अगर उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने की आज़ादी है कैंपस के अंदर, क्योंकि एक देश एक संविधान एक कानून आप लोग कहते हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं लागू होता। देखिए, मैं समझता हूं कि मुस्लिम वर्ग को हर जगह नमाज पढ़ने की आज़ादी है, तो हिंदुओं को भी होली मनाने से मैं समझता हूं उनको कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और होली हम सबका एक पवित्र त्यौहार है। मैं इसकी भी आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, हम लोगों में आपस में छोटे छोटे विवाद होते हैं, लेकिन जब होली का पावन पर्व आता है तो हम सब गले मिल करके जो आपस में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं उनको भी समाप्त करने का काम करते हैं। लेकिन एएमयू में अगर होली मनाने की अनुमति तो दी है, लेकिन उन्होंने एक स्पेसिफिक स्थान के लिए कहा है कि वहाँ आप होली मना सकते हैं। होली कहीं भी आदमी मना सकता है, उसको आज़ादी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ हिंदू जैसे राष्ट्र, भारत जैसे राष्ट्र में अगर हिंदुओं को होली नहीं मनाने दी जाएगी तो कहाँ होली मना दी जाएगी। मैं समझता हूँ होली को हर कैंपस में मनाने की अनुमति और मनानी चाहिए। संभल के सीईओ अनुज चौधरी, जिनका गदा लेकर, बजरंगबली की गदा लेकर वो वीडियो वायरल हुआ था, अखिलेश यादव ने उस पर बहुत सवाल खड़े किए थे। एक बार फिर अनुज चौधरी ने ललकारा है। उन्होंने कहा कि साल में 52 बार जुमे की नमाज होती है और होली एक बार होती है। अगर मुस्लिम समुदाय को आपत्ति है तो वो घर से बाहर ना निकलें। देखिए, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, लेकिन एक विशेष वर्ग को साधने के लिए वो इस तरह की मैं समझता हूं बयान दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो उनका परंपरागत वोट है उसको साधने के लिए वो कर रहे हैं। देखिए, कोई अधिकारी की भी अपनी आस्था होती है, उसको भी अपनी आस्था की आज़ादी है कि वो किस धर्म को मानते हैं, वो उनको आज़ादी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस तरह का एक विशेष वर्ग को साधने के लिए इस तरह का नहीं कहना चाहिए। आपको लगता नहीं, देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ईद भी मनाते हैं बच्चे, ईसाई क्रिश्चियन बहुत सारे फॉरेनर वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर क्रिसमस भी मनता है, होली भी मनती है, दिवाली भी मनती है, ईद भी मनती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उस संभाव को जो कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, उस फार्मूले को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं मानती, जिन्ना की तस्वीर जरूर लगा देती है। देखिए, निश्चित ही मैं समझता हूँ कि एएमयू एक शिक्षा संस्था है और शिक्षा संस्था में हमारे अलीगढ़ के सांसद जी ने भी कहा है और मैंने भी ये कई बार कहा है, एक तो जो रिजर्वेशन का विषय है, निश्चित ही देखिए इस देश के अंदर जो भी गरीब समुदाय, मैं समझता हूँ उनको उनके अंदर रिजर्वेशन मिले। अनुसूचित वर्ग को, मेरी भी ये मांग है क्योंकि मैं भी अनुसूचित वर्ग से आता हूँ, एएमयू के अंदर अनुसूचित वर्ग को भी रिजर्वेशन मिले। हमारे अनुसूचित जनजाति समाज के जो बच्चे उनको भी आरक्षण मिले, वो भी उसके अंदर शिक्षा ग्रहण कर सकें। उसके साथ साथ हमारे ओबीसी वर्ग के, मतलब सभी वर्गों के जो कमज़ोर लोग हैं उनको मैं समझता हूँ उसको शिक्षा का अधिकार उसके अंदर होना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी धर्म आपस में भेदभाव नहीं सिखाता, हम सबको मिलकर के रहना चाहिए और देश की और प्रदेश की प्रगति में मैं समझता हूँ हम सबको अपना योगदान करना चाहिए। आरक्षण की बात आपने की, क्योंकि अलीगढ़ के सांसद जो सतीश गौतम है वो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है और वो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, तो आपकी सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। देखिए, निश्चित ही इसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा है, हम लोगों ने भी अपने पत्र के माध्यम से मांग की है और निश्चित ही मैं समझता हूँ कोई ना कोई इस पर महत्वपूर्ण निर्णय जरूर होगा, क्योंकि केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है। सारा इसके संचालन में जो पैसा खर्च होता है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है। तो मैं समझता हूँ जो प्रतिबंध है वो हटना चाहिए और इसमें अनुसूचित सभी वर्गों के जो कमजोर वर्ग के हमारे छात्र हैं उन्हें पढ़ने की अनुमति इसमें होनी चाहिए। एक सवाल, आप आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अग्रेसिव हो गए हैं,
वो कह रहे हैं कि पहले माफिया जो है को देखकर पुलिस भागती थी, आजकल माफिया पुलिस को देखकर भाग रहा है। वह या तो जमीन पर है या तो जो है जहन्नुम में है। देखिए, निश्चित ही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था के क्षेत्र में जितना अभूतपूर्व परिवर्तन 17 से लेकर के अब तक हुआ है, क्योंकि मैं भी यहीं पड़ोस के जनपद का रहने वाला हूं, और निश्चित ही कानून के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो है उत्तर प्रदेश में सरकार लगातार 17 से चल रही है, मैं समझता हूं उसका हुआ है। 700 से ज़्यादा दंगे 12 से 17 के कार्यकाल में, सपा के कार्यकाल में हुए। जो हमारे उत्तर प्रदेश की पहचान थी वो एक तरह से दंगई प्रदेश के रूप में इसकी पहचान थी। और देखिए, बेटी जब विद्यालय जाती थी, पढ़ने जाती थी, अगर वो सही सलामत घर लौट के आ जाए तो मैं समझता हूँ माँ बाप अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि उसमें समझते थे। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से 17 में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी है, निश्चित ही बहुत बड़ा परिवर्तन इस क्षेत्र में हुआ है। और आज रात के 12 बजे हों, 2 बजे हो, हमारी बहन बेटी चाहे शादी में जाए या किसी कार्यक्रम में जाए, किसी की हिम्मत नहीं कि उसकी तरफ आंख उठा करके देख ले। योगी जी तो कहते हैं कि अगर आप किसी बच्ची से अगले चौराहे पर छेड़छाड़ करेंगे तो दूसरे चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा है। जी, निश्चित इस तरह का हुआ भी है। जितने भी गुंडे मवाली थे, मैं समझता हूं उन पर कठोरतम कार्रवाई और न्याय प्रक्रिया के तहत उन पर करने का काम किया। अभी बहुत सारे एनकाउंटर भी हमारी सरकार में हुए जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का काम किया है, उन्हें परेशान करने का काम किया। हमारी सरकार ने उस पर कठोर कार्रवाई करने का काम किया। समाजवादी पार्टी बार बार कहती कि जो इनकाउंटर भी हो रहे हैं वो जाति देखकर हो रहे हैं, आप लोग सब प्रायोजित कर रहे हैं, धर्म के नाम पर सब कुछ धर्म से जोड़ दिया, तो इनकाउंटर पर भी बड़े सवाल उठाती समाजवादी पार्टी। देखिए, निश्चित ही मैंने पूर्व में भी कहा कि समाजवादी पार्टी, वैसे तो आप ज्यादातर उठा के देखेंगे, देखिए अपराधी किसी जाति विशेष का नहीं होता, अपराधी अपराधी। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, अगर 100 अपराधी होंगे तो उसमें से 80 अपराधी एक विशेष समुदाय के जरूर आपको दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे ही जब कानून अपना काम करता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको कहीं ना कहीं ये पीड़ा होती है कि वो विशेष वर्ग को परेशान करने का या उन्हें प्रताड़ित करने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जितने भी, मैं समझता हूँ, न्यायिक एजेंसी हैं वो न्याय प्रक्रिया से काम कर रही हैं और वो किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट नहीं कर रही। लेकिन अपराध करने का काम जरूर, मैं समझता हूँ 100 में से अगर 80 किसी वर्ग की संख्या है तो एक विशेष समुदाय, और उनको ऐसा लगता है कि उसी वर्ग को टारगेट करने का काम हमारी सरकार और न्यायिक प्रक्रिया कर रही है। नहीं, वो इस बात को बार बार उठाते हैं कि धर्म को देखकर, जाति को देखकर आपका बुलडोजर चलता है, आपकी जो इनकाउंटर पॉलिसी है उसी पर आधारित है। और आप ये कह रहे हैं कि उसी एक जाति के 80% माफिया होते थे, ठीक है, अतीक अहमद, मुख्तार अहमद, लेकिन जो बहुत सारे इनकाउंटर्स हो रहे हैं, अखिलेश यादव को बहुत दर्द होता है। देखिए, मुझे भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मुझे भी उत्तर प्रदेश की सरकार में अब तक राजस्व विभाग में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। तो जैसा आपने कहा है कि भाई जो बिल्डोजर की कार्रवाई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक विशेष वर्ग के लोगों को टारगेट करके करने का काम किया जा रहा है, मैं इससे बिल्कुल भी अपने आप को संबद्ध नहीं करता। देखिए, एक धारा 67 होती है, धारा 67 के अंदर जो भी हमारी सरकार की जमीनों पर कब्जा करेगा, जो हमारी सार्वजनिक भूमि होती है उन पर अगर कब्जा करेगा तो निश्चित, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या किसी भी वर्ग का, समुदाय का क्यों ना हो, सरकार उस पर कार्रवाई करने का काम करती है। और देखिए, ऐसा लगता है इस क्षेत्र में भी मैं समझता हूं जमीन को भी ज्यादा घेरने का काम अगर किसी ने किया है तो निश्चित जब घेरने का काम जिसने किया है तो कार्रवाई भी उन पर ही होगी। तो उनको भी यही लगता है कि उसी विशेष वर्ग को टारगेट करने का बिल्डोजर। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पहले एक जिला एक माफिया था, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, निश्चित ही मैं समझता हूं कि 12 से 17 का कार्यकाल हो, जब उन्हें भी 4 बार इस प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर दिया, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही, कोई भूल रही होगी। उसी का कारण है कि लगातार 2 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चली और केंद्र में 3 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने उनको अवसर दिया है। तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उनके समय में खामियां रही होंगी, और जिस तरह का आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, मैं समझता हूं अपने आप में ठीक नहीं, ठीक है, उनको अपना काम है, क्योंकि अपोजिशन में उन्हें अपनी बात कहनी है। लेकिन
सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी और दायित्व वो जनता जनार्दन की है। हमें जब दूसरा 2022 में विधानसभा का आम चुनाव हुआ, फिर भी हमें क्लियर मेजोरिटी से सरकार बनाने का अवसर हमारी उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दिया है। वो तो कह रहे हैं कि बड़ा बड़ा पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगता है, 27 के सत्ताधीश। देखिए, मैं समझता हूं कि चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2014 के बाद में विधानसभा का 2017 का चुनाव हो, 2019 लोकसभा का चुनाव हो, वो हमेशा ये बात कहते रहे। 22 में भी मैं समझता हूं कि उन्होंने पूरा प्लानिंग कर लिया था कि सरकार हमारी आएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आभारी हूं उत्तर प्रदेश की महान जनता का कि उन्होंने दूसरी बार भी, और ये काम 37 वर्ष बाद हुआ है, 37 वर्ष बाद किसी दल की दोबारा सरकार आई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 37 वर्ष बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल ने उन पर विश्वास करके दोबारा सरकार बनाने का अवसर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दिया। और तीसरी बार जैसा आप कह रहे हैं, देखिए मैं भी 2005 से लगातार राजनीति में सक्रिय हूं। मुझे कहीं भी कोई कठिनाई नहीं लग रही कि 2027 में हर कीमत पर, मुझे कहीं भी कोई ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जनता का जिस तरह का भाव है, हम लोग भी पटल पे रहने का काम करते हैं। जनता के अंदर भाव है, जिस तरह का गुंडाराज माफियावाद जैसा आपने भी कहा, मैं भी उस बात को कह रहा हूं कि जितने भी बेचारे गरीब हों, कमजोर हों, अपनी पूंजी, चाहे मास्टर हों, हमारे व्यापारी हों, जो अपना कोई प्लॉट भी खरीद लेते थे, अगर वो प्लॉट खाली रह गया तो मैं समझता हूं उस पर सबसे बड़ा कब्जा सपा के पदाधिकारी का, कार्यकर्ता का होता था। लेकिन आज भय मुक्त वातावरण है, चाहे किसी की जमीन हो, चाहे हमारी बहन बेटी रात को 12 बजे जाएं, चाहे हमारे व्यापारी अपना भरा हुआ बैग का थैला पैसों का लेकर जाए, किसी की कोई हिम्मत नहीं। अपराध में बहुत बड़ा गिरावट, क्राइम और करप्शन जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो काम कर रही है। और देखिए, चूंकि आप रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं तो अब रेवेन्यू पर ही आते हैं कि जो सुरक्षा का माहौल दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उससे जो 40 लाख करोड़ का एमयू हुआ था, उसमें से 10 लाख करोड़ जो है वो धरातल पर आ गया। आपको लगता नहीं कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य सरकार ने रखा कि देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो योगदान है वो यूपी सरकार देगी? और इसीलिए बार बार सीएम भी कह रहे हैं कि जो हमारी लेबर फोर्स है अब वो इकोनॉमी फोर्स बन चुकी है। देखिए, निश्चित ही जिस तरह ये शासन की जो हमारे सरकार के मुखिया हैं, उनकी मंशा है कि हम इस देश की अर्थव्यवस्था में हमारे प्रदेश का भी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, हमारा प्रदेश भी इसमें अग्रणी भूमिका निभाए। मैं समझता हूं कि हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रगति हो रही है। अभी जैसे आपने कहा कि 40 लाख करोड़ के एमयू साइन हुए और 10 लाख करोड़ के एमयू धरातल पर उतर भी गए। आज उत्तर प्रदेश में हर बड़े से बड़ा व्यापारी यहाँ व्यापार करना चाहता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जहाँ पहले व्यापारी 12 से 17 के कार्यकाल में, जहाँ सपा के कार्यकाल में पलायन करने का काम कर रहे थे, अब बाहर के बड़े बड़े व्यापारी भी यहाँ उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूँ जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे शासन ने जो मंशा जाहिर की है, मैं समझता हूँ हम उसे अचीव करेंगे। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, तो क्या अब राजनीति में मुद्दा सिर्फ धर्म ही है और कोई मुद्दा नहीं रह गया है? देखिए, मैं समझता हूं कि धर्म भी अपने आप एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन जो जनता जनार्दन हम सब लोगों को चुनती है और जो सरकार बनाती है, मैं समझता हूं हमसे कई गुने ज्यादा तीव्र होती है। और देखिए, सिर्फ धर्म के नाम पर ही अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही होती तो हम किसी भी कीमत पर 3 बार केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल नहीं बना रहे होते। इसी तरह उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। अगर हम सिर्फ धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल कर रहे होते तो किसी कीमत पर मैं समझता हूं एक बार जनता भूल कर सकती है, लेकिन लगातार जनता भूल नहीं कर रही होती और भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजोरिटी में मैं समझता हूं सत्ता में कहते हैं कि कभी अयोध्या के नाम पे, कभी काशी के नाम पे, कभी मथुरा के नाम पे, कभी संभल, एक नया मुद्दा आ गया, वहां संभल की मस्जिद में रंगाई पुताई, और कह रहे हैं इस नाम पर बीजेपी डराती है और वोट बैंक का ध्रुवीकरण करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूं हमेशा
जो मैंने देखा है एक कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा विकास की राजनीति करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी को आपने हमेशा बोलते हुए देखा होगा, जब भी जिस मंच पर जाते हैं हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का हमेशा शिलान्यास और लोकार्पण करते हैं। और आज देश, देखिए मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो 2010 से पहले भारत 11वें पायदान पर था। आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों की सरकार कर रही है कि उसे घटा करके आज हम 5वें स्थान पे। और मैं समझता हूं बहुत ही जल्दी, जिसे इंग्लैंड ने हमारे भारतवर्ष पर अंग्रेजों ने शासन किया, हम उनको पछाड़ करके नंबर 3 की पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती तो मैं समझता हूं ये सब अचीवमेंट कैसे इनको अचीव कर पाते। विरोधियों का मैं समझता हूं विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। वो इसी तरह की बात करके इस जनता को सिर्फ भ्रमित करना तो महाकुंभ को लेकर भी बहुत सवाल खड़ा कर रहे थे अखिलेश यादव, और एक दिन फिर अचानक पहुंचे और खुद डुबकी लगा ली। लेकिन राहुल गांधी वो डुबकी लगाने नहीं गए। तो आपको क्या लगता है कि लोग सनातनी होने का ढोंग रचते हैं, जनेऊ तो पहनते हैं, मंदिर तो जाते हैं, घर में तो पूजा करते हैं, लेकिन महाकुंभ में नहीं जाते, जबकि 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो ऐसे राजनीतिक दलों को संतों ने भी बहुत तरीके से उनके ऊपर प्रहार किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग सनातनी हैं लेकिन महाकुंभ में नहीं गए, राहुल गांधी पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी विरोधी दल के नेता हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए, कि विशेष वर्ग को साधने के लिए अगर वो टोपी लगा सकते हैं तो देखिए इस देश में हिंदू और सनातनी भी निवास करते हैं। वो भी ऐसा नहीं है, मतदाता सबका होता है। और जो मतदाता, अगर उनको, मुझे लगता है कि हो सकता है सनातनी उनके मतदाता ना हो, लेकिन जब आप एक विशेष वर्ग के लिए टोपी पहन सकते हैं तो कुंभ में मैं समझता हूं कि डुबकी लगानी चाहिए। लेकिन उनका अपना व्यक्ति विशेष, आप लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी टोपी पहन लें और 80-20 वाला फार्मूला बना रहे? ये तो बीजेपी चाहती है, हमको लगता है कि आप ही के पीछ पे खेल रहे हो। देखिए, वो उनका अपना क्या नाम है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उनका अपना विशेष एक वर्ग को साधने के लिए मैं समझता हूँ इस तरह का काम करते हैं। वो बड़े नेता हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते वो उनका अपना विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं इस देश में बहुसंख्यक संख्या सनातन समाज की है, उनकी भी आस्था और उनके जो पर्व है, उनके त्योहार हैं, मैं समझता हूँ उनको भी अच्छे से मानना चाहिए। और अगर वो कुंभ में जाते तो निश्चित मैं समझता हूँ सनातनियों को भी अच्छा लगता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2-3 बड़ी बातें कही, उसको लेकर देश के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि नायक अकबर नहीं हो सकता, नायक तो छत्रपति शिवाजी थे। देखिए, मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बहुत बड़े नेता हैं। जो उन्होंने कहा है निश्चित ही वो अपने आप में सही बात की है। मैं भी उनका पुरजोर उनकी बात का समर्थन करता हूं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अकबर सम्राट था, इतिहास में बहुत लिखा पढ़ा गया। देखिए, हर किसी की अपनी आस्था है और अपनी बात को अपने तरीके से कहने का अधिकार है। जो जिस चीज को जिस तरीके से सोचेगा वो अपना भाव उसी तरह व्यक्त करेगा, उनकी विचारधारा रही हो। लेकिन मैं पूर्णतः जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं उनकी बात से अपनी बात को जोड़ता हूं। उन्होंने इस बात को भी कही कि ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने कई सारे मुद्दों पर बोला है। जब ज्ञान व्यापी का मुद्दा था तो उन्होंने कहा कि दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि ये हिंदू समाज का है और मुस्लिम समाज को इसे वापस कर देना चाहिए। एक बार रिपीट कर दो। उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। ज्ञान व्यापी को लेकर उन्होंने कहा था कि दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं वहां त्रिशूल और डमरू कि वो हमारा है, तो मुस्लिम समाज को हमें वापस कर देना चाहिए स्वेच्छा से। देखिए, निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं। संविधान हम सबकी आस्था है और निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं, देश को संविधान से चलना चाहिए। ठीक है, हम जाति धर्म मजहब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक निश्चित इस देश को संविधान से ही चलना चाहिए। और पूर्व में जैसा आपने कहा, देखिए सब जांच के विषय हैं, हमारी एजेंसियां जांच करती हैं। अगर उनके अंदर त्रिशूल पाए गए तो हो सकता है उस समय जिसका अपना शासन रहा होगा, जो रहा होगा, उनके साथ अत्याचार रहा होगा, उन पर कब्जा कर लिया होगा। लेकिन जांच के विषय, जांच के बाद अगर जो भी चीज निकल करके आती है, मैं समझता हूं कानून को अपना काम करने देना चाहिए और कानून को सख्ती से पालन कराना भी तो सरकार का काम है। अगर करा रहे हैं तो मैं समझता हूं इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
हाथरस में जो भगदड़ हुई थी जिसमें 121 लोगों की मौत हुई थी, योगी सरकार ने उसकी पूरी जो न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट थी उन्होंने विधानसभा के पटल पर रखी। उसमें भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई और जो आयोजक थे उनकी और प्रशासन की गलती सामने आई। तो चूंकि आप हाथरस के सांसद हैं तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, निश्चित ही न्यायिक आयोग ने उसकी बहुत गहनता से जांच की है और बहुत सारे अधिकारी को उनको बुला करके बहुत बारीकी से जांच की है। देखिए, मैं समझता हूं कि उन्होंने एक एक बिंदु को इसमें गहनता से देखा है और न्यायिक आयोग ने जो आप कह रहे हैं उसमें जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन्हीं को उसमें दोषी माना गया है। तो निश्चित माननीय न्यायालय ने भी मैं समझता हूं उनको दोषी मान करके उन पर कार्रवाई भी करने का काम किया है। तो मैं समझता हूं उसमें बहुत निष्पक्षता से जांच हुई और शासन ने भी इसको बहुत गंभीरता से वॉच किया है। मायावती को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है और अभी उन्होंने आकाश आनंद और अपने भाई के खिलाफ एक्शन लिया है। तो आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी की बी टीम जिसको कहा जा रहा है, ये जो कार्रवाई बसपा सुप्रीमो कर रही है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है? अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी हमेशा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हमारी बी टीम होती तो मैं हाथरस की बात करूं तो हाथरस के अंदर भी उन्होंने इतना मजबूत कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी का वेस वोट था धनगर समाज, उस समाज के व्यक्ति को यहां से प्रत्याशी बनाने का काम किया। तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव जी इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप दूसरे दल पर लगा रहे हैं। बीएसपी मैं समझता हूं पूरी ताकत से लोकसभा का चुनाव लड़ी, हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी। और मैं तो हाथरस का कहना चाहूंगा, मैंने अभी जिक्र भी किया कि हाथरस में उन्होंने इतना मतलब बहुत सख्त कैंडिडेट उन्होंने यहाँ देने का काम किया। अगर हमारी बी टीम होती तो मैं समझता हूँ इस तरह का कैंडिडेट यहाँ नहीं आता। और इसी तरह जैसे मैं और एक उदाहरण दूं अलीगढ़ का, कि अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने ब्राह्मण समाज के सतीश गौतम जी को प्रत्याशी बनाया, लेकिन सेम उसी समाज के प्रत्याशी को उतार करके, तो इससे आप हमारी बी टीम कह रहे हैं कि हमारे विरोध में पूरी ताकत से लड़ने वाली पार्टी कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव जी लगातार जो चुनाव हार रहे हैं वो इस तरह की मैं समझता हूं बयानबाजी कर रहे हैं। वो उनका अपना दल है, वो मजबूती से चुनाव लड़ रही है, वो ठीक है। ये जनता जनार्दन है, कभी किसी को सिर माथे पे बैठाती है। आज भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, हमारा शीर्ष नेतृत्व अच्छे से काम कर रहा है। जनता जनार्दन की जो समस्याएं जो क्षेत्र में डेवलपमेंट चाहिए उसको कर रहे हैं और उसी का परिणाम कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश हो और चाहे देश में बहुत सारे राज्यों में। उत्तर प्रदेश के बीजेपी में जिला अध्यक्षों का चयन होना है। विपक्ष कह रहा है कि बहुत लंबे समय से ये पेंडिंग पड़ा रहा है, जिला अध्यक्षों का चयन नहीं हो पा रहा है। तो क्या संगठन में जो बड़े पदाधिकारी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपस में तालमेल नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितना अनुशासन और सिस्टम है मैं समझता हूं कि और दल में मैंने नहीं देखा। ये एक प्रक्रिया है। पहले हमारे नीचे की इकाइयां कंप्लीट हुई हैं, अब हमारे सारे मंडल अध्यक्ष वगैरह बन गए हमारे सारे। अब मंडल अध्यक्ष के साथ साथ हमारे जिला अध्यक्ष की प्रक्रिया विचाराधीन है, वो चल रही है प्रोसेस में। और जब जैसे ही जिलाध्यक्ष बन जाएंगे, 60% बनना कंपलसरी होता है संगठन में। जब हमारे 60% से अधिक जिलाध्यक्ष सभी जिलों में, हमारे संगठन की दृष्टि से 90 जनपद हैं, सरकारी हमारे 75 जनपद हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और जब प्रदेश अध्यक्ष कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चयन होगा। तो पार्टी का एक अपना स्ट्रक्चर है, उसके सिस्टम से ही सारी प्रक्रिया पूर्ण होंगी। एक आखिरी सवाल सर, हाथरस को लेकर जो है क्या आप लोगों का प्लान है? क्योंकि हमने पहले भी पूछा जब शुरुआत की कि हाथरस की सड़कों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो बिजनेस यहाँ से विलुप्त हो चुका है, जो आप कह रहे हैं कि 2017 के पहले माफिया राज की वजह से, अखिलेश यादव की सरकार की वजह से चला गया, तो हाथरस के लोगों को क्या कहेंगे? और बिजनेस और सड़कों का जो प्रॉब्लम है, जो सरकार तो गड्ढा मुक्त कह रही है लेकिन अभी भी सड़कों में गड्ढा है, उसको कैसे दूर करेंगे? और व्यापारियों को क्या गारंटी दे रहे हैं कि उनके बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और जो बिजनेस खत्म हो चुका है उससे दोबारा शुरू किया जाए, हींग और रबड़ी के अलावा? देखिए, जैसा कि आपने सड़कों का विषय कहा, मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहूंगा कि 2017 से पहले मान लो राजस्थान से कोई व्यक्ति चल करके आ रहा है और जहां गड्ढा आ जाए समझो उत्तर प्रदेश आ गया। इसी तरह हमारे अगर हरियाणा से आ रहा है और जहां गड्ढा आ जाए, उस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश की थी।
लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जैसे ही इस महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, जो बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर थी, लगभग 14-15 वर्ष से सत्ता से बाहर थी, जैसे ही सत्ता सौंपी, मैं समझता हूँ मुझे भी 8 वर्ष विधायक के रूप में से राज्य में काम करने का अवसर मिला। इतना अमूल चूल परिवर्तन आप स्वयं भी ये देख रहे होंगे। आज इतने सारे स्टेट हाईवे बनाने का काम किया, अंदर की रोडों का चौड़ीकरण शुद्धिकरण करने का काम किया। और अगर स्पेसिफिक में हाथरस की बात करूं तो हाथरस में भी सड़कों पे इतना कार्य हुआ है कि यहाँ की खुद जनता बता दे कि बहुत सारा, 2 अभी हमारे जो स्टेट हाईवे, मैंने अभी उनका जिक्र ही किया, इतनी बड़ी लागत से उन पर निर्माण कार्य चल रहा है। अंदर के हमारे जो चौड़ीकरण शुद्धिकरण, जैसे नानऊ सासनी नानऊ मार्ग था, बहुत लंबे समय से मार्ग चल रहा है। सादाबाद में हमारी बहुत सारी रोड्स थी, सबको चौड़ीकरण शुद्धिकरण हम जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के हमारी सरकार ने कराने का काम किया। सड़कों पे बहुत बड़ा कार्य मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर और हाथरस के अंदर हुआ है। दूसरा आपने विषय कहा व्यापारियों को सुरक्षा, अच्छा वातावरण और वो कैसे अपने उद्योग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित करें। एक हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर यहाँ एक प्लान किया है। हमारे यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री अलॉटमेंट है पुरानी, हमने उसका भी विस्तारीकरण कराने का काम हम सब लोगों ने मिलकर वहाँ किया है। उसका लैंड एक्विजिशन बहुत लंबे समय पहले करा दिया गया था। अब निर्माण के लिए उसके अंदर रोड्स बने, सीवरेज हो और सारी व्यवस्था हो। 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति उसमें हो गई है। टेंडर प्रक्रिया में जो है चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो इंडस्ट्री क्षेत्र है उसको बढ़ाने का काम हम सब जनप्रतिनिधियों ने किया है। उसके साथ साथ अभी यहाँ 2031 का मास्टर प्लान लागू हुआ है, उसके अंदर भी यहाँ इंडस्ट्री क्षेत्र उसमें घोषित किया गया है। हमारा प्रयास है कि यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर वो एरिया होता है। यहाँ हाथरस के नज़दीक भी सलेमपुर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ इंडस्ट्री एरिया है। हम सबका सामूहिक प्रयास है कि यहाँ भी छोटे छोटे इंडस्ट्री क्षेत्र बना करके, जो उसमें 2031 के हमारे मास्टर प्लान में है, उसमें भी हम सब लोगों का प्लान है कि छोटे छोटे इंडस्ट्री क्षेत्र यहाँ बना करके यहाँ छोटे छोटे उद्योग और विकसित करके उनको अच्छी सहूलियत दे करके हमारी सरकारें लगातार व्यापारियों को ऋण देने का काम कर रही हैं जी। और बहुत सारी जो क्लियरेंस, लेकिन 2024 में नुकसान हुआ आपको उत्तर प्रदेश में लोकसभा में, 2 यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी रंग लाई थी, हालांकि अभी दरार हो गया 2 लड़कों की जोड़ी में। देखिए निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे मैं 2014 की बात करूं तो 73 MP भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों के उत्तर प्रदेश के अंदर थे। उसके बाद में हम 64 पर पहुंचे और अब के हम खिसक करके क्या नाम है 32-33 के आसपास हम लोग हमारा दल और हमारे सहयोगी दल पहुंचे। तो निश्चित ही इसमें जो लोकसभा के चुनाव में निश्चित ही कहीं ना कहीं वो ग्राफ नीचे हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह इस जोड़ी ने जनता जनार्दन को भ्रमित करने का काम किया है, मैं बताना चाहूँगा अजीत जी कि संविधान में अगर 400 पार हो गए, जैसे भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों ने जो नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हमारे विपक्षी दलों ने उठाया और जनता जनार्दन को भ्रमित किया कि भाई 400 सीटें आ गई तो संविधान में परिवर्तन कर देंगे। लेकिन संविधान में अमेंडमेंट अगर परिवर्तन सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो कांग्रेस के समय में 57 साल उन्होंने देश पे शासन किया। और सबसे ज्यादा अगर संविधान में मूल संविधान को अगर तोड़ने का सबसे ज्यादा काम किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार में संविधान संशोधन हुए। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो महत्वपूर्ण है, जैसे अभी 10% जो हमारे सामान्य वर्ग के भी जो गरीब परिवार हैं उनको भी आरक्षण मिले, ऐसी व्यवस्था संविधान के अंदर की है, उसमें परिवर्तन किया है। अंग्रेजों के जमाने का काला कानून भी खत्म किया आपने, अंग्रेजों के जमाने का काला कानून भी आपने खत्म किया। बहुत समय के जो पुराने कानून थे उन्हें खत्म करने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा संशोधन कर और जनता को भ्रमित करके। एक कानून था हमारे न्यूज एक्सपर्ट की लॉन्चिंग में, प्रधानमंत्री जी आए थे अभी 1 मार्च को, उन्होंने 2-3 कानून का जिक्र किया था, बांस का जिक्र किया था। उन्होंने एक चीज बताई थी कि अगर आप शादी में 5 से ज्यादा लोग अगर डांस करेंगे तो आप सबको जेल हो जाएगी। ये कानून भी 60 सालों से था, अब जाके खत्म हुआ। देखिए वो उस समय की जो भी चीजें रही होंगी उन्हीं पे था। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें बहुत बड़ा संशोधन करके बहुत सारे कानूनों को समाप्त किया है और बहुत सारी चीजों को चेंजेस भी किया है, उनमें परिवर्तन किया है कि जो आज के समय की मांग है। देखिए वो उस समय की व्यवस्था रही होगी, बहुत सारे लोग परिवर्तन हुआ है।
देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण हो गए तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। और 2047 में जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत जो है विकसित राष्ट्र बने, मैं समझता हूँ उसी की तरफ भारत लगातार प्रगति और उन्नति कर रहा है। और 27 के सत्ताधीश को कैसे रोकेंगे? अखिलेश यादव की इस पोस्टर का जवाब कैसे देंगे? देखिए, मुझे तो जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि कहीं भी 2027 में सपा की सरकार मुझे बनती नहीं दिख रही। और मैं समझता हूं कि 2027 के चुनाव में हैट्रिक लगाएंगे आप लोग? योगी जी हैट्रिक निश्चित ही मारने वाले भारतीय हैं। जनता पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं मिलकर के हैट्रिक लगाएंगे। और हैट्रिक में भी मैं समझता हूं जो आपके हमारी सीटें उनसे भी निश्चित, क्योंकि जनता देख चुकी है लगातार। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही नगर निगम के चुनाव हुए और 17 निकाय मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। 17 के 17 निकाय के चुनाव भारतीय जनता पार्टी और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जीते, उसमें शायद सहयोगी दल नहीं था। हमारी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने 17 नगर निगम के चुनाव जीतने का काम किया। 545 सीटें उसकी थी नगर पंचायत की, उसमें लगभग 90% सीटें। वो तो आपने उपचुनाव भी जीत लिया, वो कह रहे हैं कि सिस्टम का दुरुपयोग किया आपने। और देखिए, अभी उपचुनाव भी हुए, अभी हम इसमें कोई दो राय नहीं, लोकसभा के चुनाव में हम अयोध्या की सीट हार गए थे, तो ठीक है, जनता जनार्दन ने कोई वहां भूल चूक रही होगी, ठीक है, हम भी काम करते हैं क्षेत्र में, कुछ ना कुछ कमियां इंसान है, हमसे भी रही होंगी। लेकिन जैसे ही अभी उपचुनाव हुआ है, जहां से वो जीत करके आई, तो और वहां के जो कैंडिडेट जीत करके आए वो कह भी रहे थे कि मैं अगर ये सीट हार जाऊंगा तो कभी, मतलब ऐसा वो बोल रहे थे, बड़े नेता है वो भी, अवधेश प्रसाद जी। हाँ, लेकिन वो सीट बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया। इसी तरह की जो बाकी भी सीट थी, खैर में भी उपचुनाव हुआ, वहां भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि देखिए, जनता के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अगर किसी तरह की निराशा होती तो मैं समझता हूं ना हम उपचुनाव जीतते और ना ही हम जो है ये जो निकाय के चुनाव हुए हम उनको जीत पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनूप वाल्मीकि जी, जो हाथरस के सांसद भी हैं और उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री भी रहे हैं, और इंडिया न्यूज के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हाथरस के मंच में आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।